Good morning everyone. So today again we will start structure of atom. Chapter number 2. So we have already discussed about the discovery of electrons and protons. तो आपको बताया था मैंने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन्स की गोल्डस्टीन ने. ठीक है, तो आज करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. तो सबसे पहले इसकी स्टडी किसने की थी, यानी डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर. ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ एक सोर्स लिया हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल का, एक बेरिलियम शीट ली गई है. ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा रेज निकली थी जो बेरिलियम से क्या करी थी, वो हिट, और उसमें से क्या निकलने लगे थे, न्यूट्रॉन्स. उसके बाद उन्होंने एक पैराफिन वैक्स लिया था जिसमें से निकले थे प्रोटॉन्स, और उसको फाइनली किससे डिटेक्ट किया था, डिटेक्टर से. पर आप यहाँ देखोगे, आपको ये लग रहा होगा कि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स की. तो यहाँ प्रोटॉन्स का क्या रोल है, तो दिस आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन. तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हुआ है. यहाँ पे जो ब्लॉक ली हुई है दैट इज़ ऑफ लेड ब्लॉक. ये लेड की बनी हुई है, बहुत ही हैवी होता है ताकि ये इजीली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, तो इसके अंदर जो ये लिया हुआ है ऑरेंज से ब्राउन से कलर में, दैट इज़ पोलोनियम. ठीक है, ये क्या लिया था, पोलोनियम. तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है अल्फ़ा रेडिएशंस का. तो इन्होंने जो सबसे पहले रिएक्शन करवाई थी वो किससे करवाई थी, अल्फ़ा रेडिएशंस को बेरिलियम शीट से. ठीक है, तो यहाँ जब इस पोलोनियम को इन्होंने इसमें से जैसी वो जो अल्फ़ा रेज़ निकली थी, वो अल्फ़ा रेज़ किससे उन्होंने हिट करवाई, बेरिलियम से. ठीक है, तो यहाँ मैंने अभी आपको रिएक्शन में दिखाया भी था कि किस तरह से बेरिलियम से हीलियम पार्टिकल्स हिट कर रहे थे. तो ये हीलियम पार्टिकल्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि जो अल्फ़ा रेज़ होती हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ हीलियम. वो किसकी बनी होती है, हीलियम की. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये ब्लू से कलर में ये क्या रिलीज़ हो रहे हैं, दैट इज़ अल्फ़ा. ठीक है, अल्फ़ा रेज़. तो जैसे ही ये इस बेरिलियम पार्टिकल से हिट करे तो इन्होंने किसको रिलीज़ किया, कार्बन को, कार्बन 12 को. और बट उसमें उसी वक्त इमीडिएटली साथ में क्या रिलीज़ हुआ, न्यूट्रॉन. ठीक है, तो जैसे ही ये इससे हिट कर रहा था तो इससे कार्बन निकला प्लस क्या निकला, न्यूट्रॉन. बट यहाँ पर उनको पता नहीं चल पाया कि क्या ये न्यूट्रॉन ही है. ठीक है, तो आप सामने देखोगे यहाँ एक डिटेक्टर भी लगाया हुआ है. डिटेक्टर क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि भाई यहाँ पे किस तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं. बट आप यहाँ देख रहे हो कि पोलोनियम में से जो रिलीज़ हो रहे हैं दैट इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल्स. पर जैसे ही वो बेरिलियम से कोलाइड करे तो वहाँ से अब देखो आप, स्काई ब्लू कलर में काफ़ी स्पीडली जो रिलीज़ हो रहे हैं दैट इज़ ऑफ न्यूट्रॉन. वो क्या थे, न्यूट्रॉन. वो डिटेक्टर के पास वहाँ जाके उससे कोलाइड करे, पर ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था. क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इनका नेचर कैसा था, न्यूट्रल. ठीक है, तो उस टाइम तक भी इन्हें नहीं पता था कि ये न्यूट्रॉन है. उन्होंने इसको क्या एज्यूम कर लिया कि ये गामा रेज है. क्यों, गामा रेज भी कैसी होती है, न्यूट्रल. तो इस वजह से उनको कन्फ्यूज़न हो गई. तो यहाँ पर जब चैडविक ने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल स्टडी करी तो इस सेपरेटर्स को उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा रीअरेंज किया. तो ये जो डार्क ब्लू कलर में जो है स्टार्टिंग में दैट इज़ द अल्फ़ा रेज, और ये स्काई ब्लू में जो यहाँ ये रिलीज़ हो रही है दैट इज़ न्यूट्रॉन. अब देखो यहाँ पे इन्होंने सेटअप चेंज कर दिया है. ठीक है, सब कुछ वही लिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया है. बीच में इन्होंने क्या लगा दिया, एक पैराफिन शीट लगा दिया. ठीक है, तो पैराफिन शीट क्यों ली, क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या था, इस पैराफिन में बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स क्या होता है एक्चुअल में, हाइड्रोजन. तो आपने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी तो वहाँ बताया भी था. तो हमने इसको लिया ताकि हम पता लगा सकें कि भाई ये क्या चीज़ है. तो सेम उसी तरह से पोलोनियम से अल्फ़ा रेज निकली, वो बेरिलियम से कोलाइड करी. ठीक है, उसमें से क्या निकले, फिर न्यूट्रॉन्स. बट न्यूट्रॉन्स ने क्या करा, इस पैराफिन शीट के अंदर जो प्रोटॉन्स थे, ठीक है, ये उससे जाके हिट कर गए. ठीक है, हिट करने पर क्या हुआ कि उस पैराफिन शीट में से प्रोटॉन्स निकलने लग गए, क्योंकि ये जो शीट थी किसकी बनी हुई थी, प्रोटॉन्स की. तो न्यूट्रॉन्स जब किससे हिट करे, पैराफिन शीट से, तो उसमें से क्या निकलने लगे, प्रोटॉन्स. ठीक है, तो अब यहाँ आप देखोगे जब ये प्रोटॉन्स निकल रहे थे, ठीक है, बट एक चीज़ और उनके माइंड में आई कि अगर ये प्रोटॉन्स इसमें से जो निकलेंगे, अब यहाँ आप देखोगे इसमें से, अब देखो ये येलो से कलर में क्या निकल रहे हैं, प्रोटॉन्स. ठीक है, जैसे ही प्रोटॉन्स निकलने लगे तो उन्होंने थोड़ा सा माइंड लगाया कि ये जो न्यूट्रॉन
ये जो स्काई ब्लू कलर में जो पार्टिकल्स थे, इसका मतलब वहाँ जो कुछ ऐसा है जो इन प्रोटॉन के नियरली इक्वल मास है उसका, ठीक है, तभी वो उसको निकाल पा रहे हैं। अगर ये गामा रेज होती तो वो प्रोटॉन्स को निकाल ही नहीं सकती। इसका मतलब उन्होंने क्या सपोज किया ऐसे कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो नियरली किसके मास के इक्वल है, प्रोटॉन्स के। तो जैसे ये प्रोटॉन्स कहाँ कोलाइड करे, किसके पास आए, डिटेक्टर के पास। तो आप देखोगे इस डिटेक्टर में एक जो ये एरो टाइप में है, ये इसने इसको सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ डिटेक्ट करना लग गया कि यहाँ कुछ आ रहा है। ये डिटेक्ट क्यों करने लगा, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो तब उन्होंने फाइनली पता लगाया कि इट मीन्स न्यूट्रॉन जो है वो एक्चुअल में नियरली किसके मास के इक्वल है, प्रोटॉन्स के, ठीक है। उन पर चार्ज कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है। इसीलिए वो फाइनली उन्होंने इसके ऊपर डिटेल स्टडी करी तो ये पता लगाया कि नहीं, ये गामा नहीं बल्कि क्या है, न्यूट्रॉन्स विच कैरी न्यूट्रल चार्ज, मीन्स नो चार्ज एंड हैविंग ए मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल जो है आपने यहाँ 10th में भी किया होगा। देखो इसका जो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिजन में भी आता है, ठीक है। सो दिस वे विल नॉट डिस्कस हियर। सो यू हैव सीन दिस एपरेटस, आपने देख लिया था, ठीक है। अल्फा सोर्स थी, बेरिलियम से उसने उसकी कोलाइड करवाया, उसमें से न्यूट्रॉन निकले, बट न्यूट्रॉन किससे हिट करे, पैराफिन वैक्स से, और उनमें से क्या निकलने लगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन डिटेक्ट हो गए किससे, डिटेक्टर से, क्लियर। बट आप एक चीज़ नोट करोगे कि जो न्यूट्रॉन था सबसे लेट डिस्कवर हुआ था, ठीक है। वो लेट डिस्कवर क्यों हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे तो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव था, प्रोटॉन पे कैसा था, पॉजिटिव। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज न होने की वजह से इसको हम इजीली क्या नहीं कर पाए, फाइंड आउट नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसका मास है, आपको ये लर्न करना है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। AMU के फॉर्म में 1.008 होता है। तो ये नियरली किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरह से न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। तो आपने ये 9th क्लास में भी किया था, थॉमसन मॉडल आया था, ठीक है। सबसे पहले जिसने एटम के बारे में बताया था, तो उसने, इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, आप यहाँ देख लो। इसने सबसे पहले क्या बोला था कि जो एटम है एक वाटरमेलन की तरह है, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज उसने किसको बोला था, रेड एडिबल पार्ट को, जिसे हम वाटरमेलन में जो रेड पार्ट हम जो खाते हैं उससे क्या बोला था उसने, पॉजिटिव, ठीक है। और उसमें जो उसके सीड्स होते हैं वो क्या बोला था उसने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्डेड। उसने बाद में फाइनली ये बताया था कि एटम एक न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतनी ही क्या होते हैं, पॉजिटिव, दैट्स वाई इट इज़ न्यूट्रल। तो यहाँ मैंने पोस्टुलेट्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स में भी आपको वही दो बातें लिखनी है, ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। उसने किस तरह से इसको माना था, एक वाटरमेलन की तरह और प्लम पुडिंग की तरह, ठीक है। तो वही दोनों बातें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स आई थी, ठीक है। उन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से आगे रदरफोर्ड ने इसके बाद एटम्स को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप यहाँ देखो ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। दूसरा इसने क्या नहीं बता पाया था, ये पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन दी एटम, जो फाइनली किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल और किसके फेवर में नहीं था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के। तो यही लिमिटेशन आने की वजह से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बाद में आया था। सो यू हैव डन दिस ऑल्सो, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी आपने 9th क्लास में किया था, ठीक है। यहाँ आप देख लो, यहाँ इसने लेड की शीट ली हुई है, उसमें वही सोर्स रखा, किस तरह से, पोलोनियम, जिसमें से क्या रिलीज़ हुई थी, अल्फ़ा रेज, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल ली थी, एक थिन शीट थी, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स इसने इससे हिट करवाया था और कुछ ऑब्जर्वेशंस इसने फाइंड आउट की थी। सो यू कैन सी हियर दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ देखो आप, इसने क्या किया था, एक लेड ब्लॉक लिया था, उसमें से अल्फ़ा रेज ली थी, उसको फिर इसने गोल्ड फॉइल से इसको स्ट्राइक करवाया था, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, जो कुछ रेज थी बिल्कुल कैसी चली गई थी, स्ट्रेट, ठीक है, और कुछ डिफ्लेक्ट हो गई थी कैसे, विद एंगल, ठीक है, और कुछ उसमें से बाकी वापस आ गई थी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि भाई 3 टाइप्स ऑफ
में ये रेडिएशन स्कैटर्ड हुई है, कुछ कैसी गई स्ट्रेट, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ बैक हो गई, ठीक है। सो यू कैन सी हियर नाउ दिस विद एनिमेशन। तो देखो कैसे यहाँ से रिलीज़ हो रही है कुछ एंगल से और कुछ कैसी जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट। तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ से फाइंड आउट करी थी। सो फाइनली उन्होंने क्या बताया था, उसके कुछ पोस्टुलेट्स और ऑब्जर्वेशन आई थी, ठीक है, जो आप 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो। तो यहाँ देखो आप, रदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ द एटम इन 1911, ठीक है, कब किया था उसने, 1911 के अंदर, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, आपने देखा था एनिमेशन में बिल्कुल स्ट्रेट चली गई थी, कुछ क्या हो गई थी, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुई थी, अपना पाथ थोड़ा सा चेंज किया था, ठीक है। और जो बहुत ही फ्यू थोड़ी जो पार्टिकल्स थी, 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड, ठीक है, वो बैक हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने पता लगाया कि भाई किस तरह से वो जो गोल्ड फॉइल है, वो एक जो शीट है उसके अंदर जो बहुत सारे एटम्स हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि जो रेज, जो अल्फ़ा रेडिएशंस बिल्कुल स्ट्रेट गई थी, इसका मतलब वहाँ पे एम्प्टी स्पेस था, वहाँ कुछ नहीं था, तभी तो वो सीधी गई, ठीक है। तो उन्होंने फिर फाइनली क्या बोला कि एटम क्या है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पेस, ठीक है। दूसरी बात उसने बोला था कि भाई जब वो रेज वापस बैक हो गई थी, तो वापस क्यों हुई थी, इसका मतलब उस एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो पॉजिटिवली पार्ट है, जो उस अल्फ़ा रेस से स्ट्राइक करके, हिट करके उसको उसने बैक कर दिया। क्योंकि बैक क्यों किया, क्योंकि अल्फ़ा रेस भी कैसी होती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगी, एक दूसरे से हिट करके उसको रिपेल करेगी, इसीलिए वो रेस कैसी हो गई थी, बैक, ठीक है। तो आप सेकंड पॉइंट में देखोगे, न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटल स्पेस। अब इसने ये बोला कि वो जो न्यूक्लियस था उस एटम के अंदर तो है, बट उसने बहुत ही थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, क्यों, क्योंकि जो वापस होने वाली रेस थी वो बहुत ही लेस थी, ठीक है, बहुत ही कम थी। तो वो कम थी, इसका मतलब वो न्यूक्लियस भी कैसा होगा, छोटा, जिससे वो हिट किया, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि भाई जो है ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो फाइनली उसने क्या बोला कि जो पॉजिटिव पार्ट है किसका, एटम का, वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, यानी जो एटम का वेट है इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस ओनली। तो ये इसने कंक्लूज़न इसका निकाला था। सो यू कैन सी हियर अगेन, यहाँ देखो अब साइड बाई साइड यहाँ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। जो स्ट्रेट गई थी, बिल्कुल स्ट्रेट गई थी, उसने क्या कंक्लूज़न निकाला कि उसमें स्पेस है, ठीक है। कुछ ने अपना पाथ को चेंज किया था, तो उसने जब पाथ अपना चेंज किया थोड़ा सा स्लाइटली, तो वहाँ उसने क्या पता लगाया कि उसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल स्पेस में, ठीक है। 1 आउट ऑफ द 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड 180, वो बिल्कुल बैक हो गई थी। तो उसने यहाँ पे क्या पता लगाया था, इट मीन्स सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये इसने साइड बाय साइड हर ऑब्जर्वेशन का कंक्लूज़न निकाला। बट आप यहाँ देखोगे कि रदरफोर्ड की भी ड्रॉबैक्स थी, उसकी भी कमियाँ थी। कैसे, भाई जे थॉमसन ने ये बता दिया था कि भाई उसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव पार्ट है, बट रदरफोर्ड कह रहा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव पार्ट के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये आप फिज़िक्स में पढ़ोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी के अराउंड मूव करता है, यानी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वो एक्सलेट होता रहता है, साथ साथ उसमें क्या निकलती है, रेडिएशंस, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, बट उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स किसके अराउंड मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के, ठीक है। तो वहाँ वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक्सलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि उस पर चार्ज है, ठीक है। तो उसने बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली जब एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो वो एक पाथ कैसा फॉलो करेगा, स्पाइरल पाथ, ठीक है। तो आप यहाँ आप देखोगे स्टार्टिंग में, तो देखो इसने किस तरह से ये मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा यहाँ इस न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। पर जैसे ही ये, अगर इसने इसको चार्ज पार्टिकल बोला, तो इसने ये बोला था कि भाई ये एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, और अगर ये स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अल्टीमेटली किस में एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो आप यहाँ पे देखो
इसने जो मैंने अभी आपको बोला कि जो अल्टीमेटली वो किस में एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था। तो यहाँ आप ये देखो इलेक्ट्रॉन्स पहले तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बट जब ये फाइनल हुआ कि बेस ने रेडिएशन सबमिट कर रहा है तो ये फॉलो करने लगा था कौन सा पाथ? स्पाइरल पाथ। ठीक है, देखो स्पाइरल पाथ कौन सा होता है? जैसे जलेबी होती है। तो ये फाइनली किस में एंटर कर गया? न्यूक्लियस में। अगर ये न्यूक्लियस में एंटर कर गया तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। बट ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इट मीन्स इट couldn't एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसकी जो सेकेंड लिमिटेशन थी वो क्या बनी थी? इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट देयर एनर्जी। ठीक है, so today we have discussed about the discovery of neutrons. Okay, we have done we have done Thomson model and Rutherford model. Thank you and have a nice day.